ओला इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के ये कुछ प्रमुख मॉडल्स हैं जो इनकी वेबसाइट पर डले हुए हैं। और फिलहाल के अंदर मतलब इनके अंदर भावेश अग्रवाल के बारे में जो जानकारी है वो ये कि ओला की शुरुआत जैसे इन्होंने मोबिलिटी के लिए खुद की परेशानी से की थी, वैसे ही आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन्होंने अपना फोकस किया और देश के अंदर सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक फैक्ट्री लगा डाली और वहां से इन्होंने बहुत तेजी से स्कूटर्स प्रोड्यूस करना, टू व्हीलर्स भारत के अंदर बनाना, उसके लिए पूरी तरह से एआई और रोबोट पावर्ड सिस्टम डेवलप करना, काफी तेज काम इन्होंने किया। एक समय ऐसा था जब इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर हर 2 सेकंड के अंदर बन करके आ रहे थे। भावेश अग्रवाल का जो ओला ब्रांड था, जो मोबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, टैक्सी के लिए यूज किया जाता है, उससे ये अलग प्रोडक्ट है और ये इस चीज की इनकी खूब तारीफ भी हुई थी जब इनका शुरुआत में ये प्रोडक्ट आया था। लेकिन जितना तेजी से ये आया, शायद ये सर्विस डिलीवरीज उतनी अच्छी नहीं कर पाए। लोग जिस समय उनको देश के अंदर एज एन एलॉन मस्क मान रहे थे कि इन्होंने अपनी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ाई है, इस तरह की खबरें लिखी जानी शुरू हो गई थी कि इंडियाज एलॉन मस्क जस्ट डबल्ड हिज फॉर्च्यून थैंक्स टू ई स्कूटर। ये समय पलटी खा गया और इनका जो स्टॉक था, जो कि कभी इशू हुआ था 76 रुपए प्रति शेयर पे, आज वो मार्केट में उनके खुद प्रमोटर 34 रुपए के ऊपर अपना स्टॉक अगर बेचे हैं, तो ये भाव गिरने की बात बताता है। एक टाइम पर 157 रुपए प्रति शेयर तक ओला का शेयर चला गया था, लेकिन उसने अब लो तो 31 रुपए के कुछ आसपास टच किया है। तो कुल मिलाकर के इतना तेजी से इनके अंदर जो ये परिवर्तन हुआ, ये देश के अंदर एक बड़ी चर्चा का विषय बना। ओला इलेक्ट्रिक का आना, ओला इलेक्ट्रिक का लिस्टेड होना, ये बड़ी खबरों में से था और ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट में जिस तरह से पकड़ बनाना था, ये भारत के अंदर एक मतलब अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग में वैसे भी बहुत कम कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी के रूप में इन्होंने जो शुरुआत की, भारत में मेक इन इंडिया के तरीके से इनको सपोर्ट मिला, सोच मिली, लोगों का साथ ये सोचकर मिला कि चलो कोई इंडिया की कंपनी है जो मेक इन इंडिया को दिमाग में रखकर कोई काम कर रही है। हालांकि और भी जो देश की कंपनियां हैं वो इस तरह से भारत के अंदर काम कर रही हैं, हमारे देश की और भी कंपनियां, लेकिन एज एन स्टार्टअप इसको एक बड़ा पुश मिला था लोगों की साइकोलॉजी का। लेकिन भावेश अग्रवाल ने जैसे ही अपने शेयर बेचे, उसके बाद में लोग इस पर चर्चा करने शुरू हो गए कि एक तो पहले ही ओला के शेयर बहुत बुरी तरह गिरे हुए चल रहे हैं और ऐसे में आप अपने तीन मतलब शेयर्स और बेच देते हैं, तो इस तरह से इनके जो प्रमोटर के जो शेयर हैं उनके अंदर गिरावट आती है। इस बात को लेकर के मार्केट में सुर्खियां चलने लगती हैं। जब कारण खोजा गया कि साहब आप क्यों बेचे शेयर, तो इन्होंने कहा मैं कर्ज मुक्त होना चाहता था। 260 करोड़ के आसपास का इन्होंने अपने ऊपर कर्ज बताया, जो कि इनकी कंपनी के ऊपर था जब इन्होंने ये कंपनी शुरू की। तो इन्होंने कहा कि ये लोन करीब 260 करोड़ रुपए था, प्रमोटर प्लेज के रूप में था। ये इसको खत्म करना चाह रहे थे ताकि प्लेज खत्म होने से रिस्क और वॉलेटिलिटी दोनों की चिंता खत्म हो जाती है। तो बोले कर्जा खत्म करने के लिए मैंने अपने शेयर बेच दिए। इसको कुछ इस तरह से भी कहा जा रहा है कि इन्होंने जहां से लोन लिया हुआ था, वहां पर अपने शेयर इन्होंने गिरवी रखे हुए थे, मतलब कि प्लेज किए हुए थे कि भाई ये कंपनी के स्टॉक ले लो और इतना फंड दे दो। अब वहां पर पैसे मांगे जा रहे होंगे, कंपनी के स्टॉक गिरते चले जा रहे हैं, तो इन्हें मजबूरन उन्हें बेचना पड़ा। इस बात को लेकर के कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अब हम प्लेज मुक्त हैं, अब हम लोन मुक्त हैं। और ऐसे में जब इनकी ये जानकारी बाहर निकल कर आई, तो जो शेयर लगभग 31 का लो टच कर गया था, वो उठ करके 34 पर बंद हुआ, 34.40 पर बंद हुआ। मतलब शुक्रवार के दिन फिर इनका शेयर फिर से चढ़ा, यानी कि एक बार ऑल टाइम लो टच करने वाला जो शेयर है वो फिर तेजी से उठना शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव गया कि चलो अब प्रमोटर्स के ऊपर कर्ज नहीं है, अब कंपनी अच्छे से चलेगी। लेकिन यहां एक बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि इस कंपनी के द्वारा एक महीने में 26% शेयर की गिरावट देखी गई। 3 महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो शेयर 50% गिरा है। 6 महीने के अंदर अगर बात करूं तो शेयर के अंदर 32% की गिरावट आई है। एक साल के अंदर 70% के इनके शेयर्स के अंदर गिरावट रही है। यह अपने आप में एक सोचने का विषय है जो ओला इलेक्ट्रिक पर लागू होता है। बड़ा सवाल बनता है, ओला इलेक्ट्रिक ऐसा गिर क्यों रही है? तो इसके पीछे का बड़ा रीजन था कि जो आफ्टर सेल सर्विस थी कंपनी की, उसकी बड़ी शिकायतें थी। कंपनी का जो प्रोडक्ट मार्केट में आया, शुरुआत में बहुत तेजी से लोगों के बीच सुर्खी बना, लेकिन उसमें जब कमियां आने लगी तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बुरी तरह डगमगाने लगा। इनके स्कूटर्स मतलब डंप यार्ड की तरह से डाले जाने शुरू हुए, चलते स्कूटर्स में आग लग जाना, ये बड़े मसले निकल कर आए। इसके साथ साथ फिर इनकी सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोलिंग हुई, वो काफी बड़ी सुर्खी का कारण बना। पता चला कि ओला ने अपनी तरफ से कमिट किया कि इन्होंने अपनी 99.1% जो कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व कर दी हैं कस्टमर्स की, लेकिन यहां पर इनका साथ नहीं छूटा। स्टेट्स के साथ इनकी कुछ इश्यूज चलते रहे, जैसे गोवा के साथ हुआ।
गोवा के अंदर तो इनका रजिस्ट्रेशन तक रद्द करने की बात 2025 अभी दिसंबर की ही बात है। गोवा ने इनका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया कि नहीं, इनके खिलाफ काफी सारी कंप्लेंट है, इनका सर्विस सपोर्ट नहीं है, इनका रिपेयर बहुत डिले होता है। इनकी कंप्लेंट्स को देखते हुए इसी महीने गोवा सरकार ने इनके रजिस्ट्रेशंस को रोक दिया। इस तरह की सुर्खी निकल कर आई। तो कुल मिलाकर के इनका जो सर्विस सपोर्ट है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद का, उसका पिटना एक बहुत बड़ा कारण निकल करके आया। इसी वजह से मार्केट में जो इनके और कंपटीटर्स थे वो बहुत तेजी से ऊपर चलने लगे। जैसे टीवीएस मोटर्स ने 11% की ग्रोथ दर्ज की है बाइक सेल के अंदर, इसी प्रकार से एथर एनर्जी ने 57% की ग्रोथ दर्ज की है और ओला इलेक्ट्रिक 71% की गिरावट दर्ज किया है। यह अपने आप में नवंबर 2025 का आंकड़ा है कि इनकी सेल्स में किस तरह की गिरावट दर्ज की गई। इसी साल में एक और चीज हुई, जिस तरह से प्रमोटर्स के पास कंपनी के शेयर हैं, ऐसे ही सॉफ्ट बैंक के पास भी हैं, जो फंडर है इनकी इनिशियल। तो जो सॉफ्ट बैंक है उसने भी अपने लगभग 2.15% शेयर बेचे थे। तो जब प्रमोटर्स या फंडर्स जब अपने स्टॉक्स को बेचने लग रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो चल रही है, तो चलो पैसा निकाल के चल लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लिस्टेड कंपनी बनाकर फिर निकलना ही प्लान होता है। तो इस वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट निकल करके आया कि कहीं ये प्रॉफिट बुक करके तो निकल नहीं रहे हैं, ये एक चीज बनी। साथ ही साथ में इसी साल एक महीने पहले एक घटना घटी कि मूडी ने जो है ना इनकी रेटिंग गिरा दी थी कि साहब इनकी रेटिंग खराब है, ये प्रोडक्ट के साथ साथ मतलब इनको ओला को CAA1 के अंदर डाल दिया था, आउटलुक नेगेटिव कर दिया था। तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट निवेशकों के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में ओला का गिर रहा था और इसके चलते इनके रेवेन्यू पर भी असर आने लगा। इनका जो कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन है वो -18% पहुंच गया। यही कारण है कि इनके जो नेट लॉसेस हैं वो 418 करोड़ तक पहुंचने लगे Q2 के अंदर, जो इनका रिजल्ट निकल कर आया। तो कंपनी ने अपने लॉसेस में प्रॉफिट और टैक्स की अगर हम बात करें तो लॉसेस बहुत बड़े बड़े बुक किए हैं। इस वजह से कंपनी के प्रति ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो सकारात्मक नहीं निकल कर आया और इस वजह से इनके जो स्टॉक प्राइसेस हैं, जो कभी 150 के ऊपर चले गए थे प्रति शेयर, वो 31 तक के आकर के गिर गए। इसीलिए बड़ा सवाल बना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही बेकार स्थिति में पहुंच जाए। यही कारण है कि इस साल, मतलब अभी कल की ही न्यूज आप देख रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक और फर्स्ट क्राई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वर्स्ट 500 परफॉर्मर्स में से एक निकाला गया कि इसका जो शेयर है वो 62% तक अगर गिरा है तो ये बहुत ही बेकार कंपनी मानी जाएगी। इस तरह से इसे देखा गया फर्स्ट क्राई और ओला को। तो भारत के अंदर एक स्टार्टअप का आना, उसका आईपीओ आना, आईपीओ के बाद में उसका लिस्टेड होना, जिस रेट के ऊपर रेट डिक्लेयर हुआ उससे ऊपर जाकर के मार्केट में पहुंचना और उसके बाद इस तरह नीचे आना, ये इतना सडन और तेजी से हुआ कि इससे निवेशकों के अंदर एक अविश्वास की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि ये कुछ ऐसे ब्रांड थे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी चर्चा के कारण बने थे। ऐसे में एक ऐसा स्टॉक भी है जो इन दिनों लिस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले भी सुर्खियों में है, और वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये अनलिस्टेड शेयर ने ही मार्केट में इतनी पहचान बना ली है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो ट्रेड होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हो रहा है, मेजर ट्रेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद एज एन कंपनी लिस्ट होना चाह रही है, और जब वो कंपनी लिस्ट होना चाह रही है तो उसके अनलिस्टेड बाजार में $5.2 ट्रिलियन का उसका कैपिटल मार्केट कंसीडर किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कंसीडर किया जाता है डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर। इस तरीके से ये अनलिस्टेड बाजार के अंदर हर दिन सुर्खी बनी हुई है कि इसका स्टॉक अभी तक तो आया नहीं है लिस्ट होने के लिए, उससे पहले ही अनलिस्टेड शेयर में ही इसका बाजार इतना ऊपर है। मतलब आपको एक नंबर बताऊं तो फिलहाल ये 1960 रुपए प्रति शेयर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ नहीं आया है, लिस्ट नहीं हुआ है, और अनलिस्टेड स्थिति के अंदर ही इसका स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इतना तेजी से बिक रहा है। आप चाहें तो आप इसे इनक्रेड मनी पर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यहां पर मतलब जो लोग यूनिट बाई कर रहे हैं, 25 यूनिट, मतलब 25 यूनिट के अंदर इसको लोग बाई कर रहे हैं 1960 रुपए के अंदर। तो ये प्राइजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से अनलिस्टेड शेयर इसका इतना तेजी से ऊपर चल रहा है। इसके पीछे के बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। स्ट्रॉन्ग रीजंस के अंदर ये है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो ऑलरेडी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर चल रहा है। जैसे कैश इक्विटी के अंदर 84% फाइनेंशियल ईयर 14 से लेकर के 94% तक का इजाफा देखा गया है। हाई रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है, CAGR 38% एनएसई ने निकाला है। तो ऐसे में अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर लोग बहुत इंटरेस्ट लेकर के उसमें काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो उसे जाकर अवश्य चेक करें, लेकिन हाँ, ये जरूर जानकारी रखिएगा कि अनलिस्टेड शेयर आईपीओ तक
और आईपीओ के बाद में इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में आपको पूरी डिटेल जानकारी अनलिस्टेड शेयर्स की हो, उसके बाद आप जाकर के उसमें निवेश करिए। आईपीओ के बाद में एक निश्चित टाइम का लॉक इन होता है, आप उसी के बाद में अनलिस्टेड शेयर्स को सेल कर पाते हैं। आप पहले उसकी जानकारी लें, प्रॉपर तरीके से चेक करें, निवेश की जानकारी हमेशा अपनी सूझबूझ से करें। मैं आपको केवल ये जानकारी दे सकता हूं कि देश के अंदर इस तरह से एक शेयर जो लिस्ट नहीं हुआ है, उससे पहले भी अनलिस्टेड मार्केट में इतने बड़ी प्राइस पर वो ट्रेड कर रहा है। जांचने के लिए आपको हमने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। बात अगर ओला की जाए तो क्या ओला वाकई में खत्म हो जाएगी क्या? मतलब ओला चल ही नहीं पाएगी क्या? तो देखो बात यह है कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर जो है ना, वो जब अपने ऊपर से प्रमोटर प्लेज हटा चुके हैं, कर्ज से मुक्त हो चुके हैं, तो उसका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बाजार में है। इसके लिए ओला इलेक्ट्रिक ने बकायदा 250 मेंबर का एक टास्क फोर्स गठित किया है, जो जितने भी सर्विस बैकलॉग हैं उनको क्लियर करने के लिए है, कि जितना भी आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत है सबको खत्म करो। एक प्रॉपर टास्क फोर्स गठित की गई है, अर्थात कंपनी फिर से खुद को रिवाइव करने के पूरे प्रयास कर रही है। इसी के साथ साथ एनालिस्ट का एडवाइस है कि हाँ भाई, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये फिलहाल के लिए अपनी स्थिति में अगर सर्विस के पार्ट पर सही हो जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। लोगों को ओला से दिक्कत नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस से दिक्कत आई कि ये शिकायतें नहीं सुन रहे हैं, यहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। अगर उस पार्ट पर काम करना शुरू करें तो लोगों में अभी भी इनके प्रति सेंटीमेंट बाकी है। ऐसे में कंपनी अगर वाकई में इस पर काम कर जाती है और जो भी प्रमोटर्स का प्लेज है उसके मुक्त होने के बाद में अगर कंपनी बहुत ही फोकस्ड होकर काम करती है, तो फ्यूचर इनके लिए भी बहुत ही सकारात्मक हो सकता है।